विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे हम लोग, उसमें आर्टिकल कर रहे थे 1 by 1। आज हमारा जो आर्टिकल है 168 से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है। अध्याय 3 चल रहा है पार्ट 6 का, यानी पार्ट 6 चैप्टर 3 आर्टिकल 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट। इसमें लिखा गया है, पहला पॉइंट यह है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल नंबर एक पर राज्यपाल, नंबर 2 विधानसभा और नंबर 3 विधान परिषद। विधान परिषद में यह लिखना है जिन राज्यों में मौजूद है। अब किन किन राज्यों में विधान परिषद? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। इन जगहों पर क्या है? विधान परिषद है। तो मैंने कहा जैसे हम वहां पढ़ते थे, जब हमने पार्लियामेंट पढ़ा तो आर्टिकल 168 को किसके साथ पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ जी, 80 आर्टिकल 80 के साथ पढ़ रहे हैं, सॉरी 79 के साथ पढ़ रहे हैं, संसद का गठन, है ना। तो जैसे मैं वहां पे बता रहा हूं आपकी, पार्लियामेंट इज इक्वल टू 1 इज राष्ट्रपति, 2 इज लोकसभा, 3 इज राज्यसभा। भाई पार्लियामेंट किसको कहा जाता है? नंबर 1 पे राष्ट्रपति को रखते हैं पार्लियामेंट के अंतर्गत, नंबर 2 पे हम लोकसभा को रख रहे हैं, लोअर हाउस है, नंबर 3 पे राज्यसभा को रख रहे हैं, अपर हाउस है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे वहां पर पार्लियामेंट बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल। तो जब आपसे पूछेगा विधानमंडल क्या है, तो विधानमंडल में नंबर 1 पर राज्यपाल रखेंगे आप, नंबर 1 पर राज्यपाल, नंबर 2 पर विधानसभा और नंबर 3 पे विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद के ब्रैकेट में लिखना होगा आपको जिन राज्यों में मौजूद है। अब किन किन राज्यों में मौजूद है ये भी पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। कुछ राज्यों में पहले थी, अब नहीं है, हटा दी गई। कुछ राज्यों में बोल दिया गया है कि भाई वहां पर विधान परिषद होनी चाहिए, लेकिन अब तक नहीं बनी। ये समझ में आ रहा है? तो लेजिस्लेचर इज इक्वल टू 1 इज राज्यपाल। अब फिर दोबारा यहाँ पे प्रश्न होता है कि ठीक है, जिन राज्यों में विधान परिषद है तो वहां पर विधानसभा, विधान परिषद रख दिया हमने, लेकिन राज्यपाल को क्यों रखा? क्योंकि जब तक राज्यपाल के साइन नहीं होंगे बिल पर, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। माना जिन राज्यों में केवल विधानसभा ने कोई बिल पास कर दिया, तो बिल ही रहेगा वो तब तक जब तक राज्यपाल ने उस पर साइन नहीं कर दिया। जब राज्यपाल उस पर साइन कर देगा तब वो क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। और जिन राज्यों में विधान परिषद भी है तो पहले विधानसभा उसको पास करेगी, फिर विधान परिषद उसको पास करेगी, फिर वो राज्यपाल के पास जाएगा, तो तब तक वो बिल ही रहेगा। जैसे राज्यपाल उसको साइन करेगा वो क्या बन जाएगा? एक्ट, कानून बन जाएगा। इसलिए राज्यपाल अभिन्न अंग है विधानमंडल का, जैसे राष्ट्रपति अभिन्न अंग है संसद का। इतना समझ में आ गया? ठीक है। बाईकैमरल बोलते हैं जहां पर 2 द्विसदनीय व्यवस्था होती है, यूनिकैमरल बोलते हैं जहां पर 1 सदनीय व्यवस्था होती है। उत्तराखंड है जैसे, हमारे यहाँ सिर्फ विधानसभा है, छोटा राज्य है तो विधानसभा से काम चल जाता है, विधान परिषद नहीं है हमारे यहाँ। उत्तर प्रदेश है, वहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। विधानसभा जो होती है वो लोअर हाउस होता है, विधान परिषद जो होती है अपर हाउस होता है। विधानसभा वैसे ही है जैसे केंद्र में लोकसभा है, विधान परिषद वैसे ही है जैसे केंद्र में राज्यसभा है। समझ में आ गया? अच्छा, जहां किसी राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है वहां का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा, और जहां केवल 1 सदन है उसका नाम विधानसभा होगा। ये इसी आर्टिकल में लिखा हुआ 168 में, ठीक है। आर्टिकल 169 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, यानी किसी राज्य में अगर विधान परिषद का सृजन करना है तो वो कौन करेगी? संसद करेगी। और किसी राज्य में विधान परिषद मौजूद है, उसका उत्साधन करना है तो वो भी कौन करेगी? संसद करेगी, है ना। यानी एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है किसी स्टेट में, या अगर है पहले से मौजूद है उसको हटाना है, तो वो अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। और संसद भी क्या करेगी? विधि द्वारा। संसद क्या करेगी? पार्लियामेंट में बाय लॉ, ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा, इसको ध्यान रखना आपने, संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए, और ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी।
यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया है। इसका मतलब जैसे माना एक बड़ा राज्य ले लो, कोई तमिलनाडु को ले लेते हैं, वहां पे पहले थी, अब हटा दी गई है, पर मैं बोल रहा हूँ कि माना दोबारा तमिलनाडु में विधान परिषद बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तमिलनाडु की जो विधानसभा होगी उसमें जितने भी सदस्य होंगे चुने, मतलब जो मेंबर्स हैं उसके, एमएलए हैं, वो क्या करेंगे, अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि तमिलनाडु में जी विधान परिषद का सृजन किया जाए। और वो प्रस्ताव किसके पास जाएगा, वो जाएगा संसद में, और संसद इस प्रकार क्या कर देगी, क्या कर देगी, संसद उसको वहां पर विधानसभा का सृजन कर सकती है। या अगर लगता है कि किसी राज्य से विधान परिषद को हटाना है, माना उत्तर प्रदेश से हटाना है, तो फिर वही है कि क्या संसद को ही अधिकार दिया गया कि वो वहां से उसको हटा सकती है। इतना समझ में आ गया। खंड 2 दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ कि खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो, और ऐसे अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक उपबंधों के अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। कुछ खास नहीं, बाकी आप सिर्फ इतना याद रखिए, अभी आर्टिकल 169 ये कहता है कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद का सृजन करना है या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्साधन करना है यानी एबोलिशन करना है, तो वो अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आर्टिकल 170 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताता है, यानी कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो आर्टिकल 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अब ये आर्टिकल 333 को मोदी सरकार ने हटा दिया है, क्योंकि ये बोलती थी आर्टिकल 333 कि जब भी किसी राज्य में इलेक्शन होंगे, जैसे उत्तराखंड में इलेक्शन होंगे तो 70 सीटों पे होंगे। अब 70 सीटें तो इलेक्टेड होंगी, पर एक नॉमिनेट होगा राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन। एक एंग्लो इंडियन क्या होगा, राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट होगा, यदि उन 70 में से कोई भी एंग्लो इंडियन जीत कर नहीं आया है। ठीक है, तो ये मोदी सरकार के समय इसको हटा दिया गया। बोला गया कि भाई एंग्लो इंडियन है ही कितने देश में, और आपने 2 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में बिठा रखे हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और हर राज्य में एक एक एंग्लो इंडियन आप क्या कर रहे हो, बिठा रहे हो। किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या संख्या करोड़ों में है, क्या नहीं, कुछ 100 में है। तो इसलिए ये प्रावधान हटा दिया गया, इसलिए अब आर्टिकल 333 के उपबंध को अधीन नहीं रहते हैं, ये हटा दिया गया आर्टिकल 333। ठीक है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, 70 सीटें हैं, तो वो जो 70 सीटें हैं जहां से वो 70 लोग आएंगे चुनकर, जो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको बोलते हैं हम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। और साथ में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, भाई इन लोगों को, जितने भी एमएलए हैं, इनको वोट किसने किया, आपने किया, और प्रत्यक्ष रूप से किया। क्या किया, मतलब आप गए ईवीएम में, आपने बटन दबाया, तब जाकर वो इलेक्ट हुए। इतना समझ में आ गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि जिस जगह पे हम बैठे हैं 14 बीघा में, वो टिहरी गढ़वाल वाला क्षेत्र है। अब टिहरी गढ़वाल में कौन कौन से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं, जैसे सबसे पहले तो नैन नगर ही ले लीजिए। तो नैन नगर के जो एमएलए हैं वो कौन है, माननीय सुबोध उनियाल जी हैं, वन मंत्री हैं, साथ में संसदीय कार्य मंत्री हैं, और भी उनको क्या मिल सकते हैं, बाहर मिल सकते हैं जो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो नैन नगर के कौन हो गए, सुबोध उनियाल जी हो गए। ऐसे आपके घनसाली के कौन हो गए, शक्तिलाल शाह जी हो गए। कौन हो गए, देवप्रयाग के कौन है, विनोद कंडारी जी हैं। प्रताप नगर के कौन हो गए, विक्रम सिंह नेगी जी हो गए। टिहरी के कौन है, किशोर उपाध्याय जी हो गए। धनौल्टी के कौन है, प्रीतम सिंह पंवार जी हो गए। समझ में आ रहा। या कुछ जो आप लोग जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं, जैसे चक्राता है, तो चक्राता से प्रीतम सिंह जी हो गए, है ना। और इनकी पार्टियां भी पता होनी चाहिए आपको, सब बीजेपी के नहीं जीतते, कुछ कांग्रेस के जीतते हैं। प्रीतम सिंह जी किसके हैं, कांग्रेस के हैं। जैसे विकास नगर है तो मुन्ना सिंह चौहान जी हो गए, भारतीय जनता पार्टी के, बड़े इंटेलिजेंट आदमी, बहुत नॉलेजेबल, मतलब पुराने विधायकों में काफी नॉलेज रखते हैं। कौन, मुन्ना सिंह चौहान जी। सैंसपुर हो गया जैसे, तो भारतीय जनता पार्टी के कौन है, सहदेव सिंह पुंडीर हो गए। धर्मपुर से कौन हो गए, विनोद चमोली जी हो गए।
ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हैं, विनोद चमोली जी, है ना। रायपुर से कौन हो गए? उमेश शर्मा काऊ, कौन हो गए? बीजेपी के उमेश शर्मा। राजपुर रोड से कौन हो गए? खजानदास जी हो गए, एससी सीट है राजपुर रोड, एससी सीट पर खजानदास जी हो गए भारतीय जनता पार्टी के। देहरादून कैंटोनमेंट से कौन हो गए? सविता कपूर होगी बीजेपी की। मसूरी से कौन हो गए? गणेश जोशी जी हो गए भारतीय जनता पार्टी के, अभी चर्चाओं में है, सुना होगा आपने, गणेश जोशी जी, है ना। डोईवाला से कौन हो गए? ब्रिजभूषण गैरोला जी हो गए। ऋषिकेश से कौन हो गए? प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हो गए, है ना। तो ये बीजेपी के हैं ये सब लोग, है ना। तो इस तरह से ये सब जो है क्या है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। तो अब मैं पूरे राज्य का बताने बैठूंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक। हरिद्वार से अलग हो गए, बीएचईएल से अलग हो गए, ज्वालापुर, ऐसे 70 जो होंगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उसमें आप जाएंगे, वोट करेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं इसको। ऐसा बोला गया कि 500 से ज्यादा नहीं होंगे किसी भी विधानसभा में, क्या 500 से ज्यादा नहीं होंगे, 60 से कम नहीं होंगे। और ये जो हम ये लाइन पढ़ रहे हैं, ये 2026 के बाद चेंज हो जाएगी ये लाइन। क्या हो जाएगी? क्योंकि 2026 के बाद जनगणना के सुसंगत आंकड़े जब प्रकाशित होंगे तो विधानसभाओं की सीटें भी बढ़नी है, लोकसभा की सीटें भी बढ़नी है। यानी लोकसभा के अभी हमारे यहाँ से 5 जाते हैं, तो 2026 के बाद आप सुनेंगे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी संख्या बढ़कर इतनी हो गई है, अब जितनी भी होगी जनसंख्या के हिसाब से होगी वो। और ऐसे ही हम विधानसभा में अभी हम पढ़ते हैं 70 सीटें हैं, लेकिन आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये सीटें क्या हो गई हैं, बढ़ गई है। इतना समझ में आ गया। अब 500 से अधिक नहीं होंगे, तो 500 से ज्यादा किसी भी विधानसभा में सीटें नहीं है। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 403, कितनी? 403 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, 294 सीटें हैं वहां पर, कितनी? महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, कितनी है? 288। अच्छा, ये तो हो गया 500 से अधिक कोई नहीं जा रहा, 500 से अधिक तो उत्तर प्रदेश भी नहीं जा रहा, 403 सीटें हैं वहां पर। लेकिन 2026 के बाद आप सुनेंगे ये आंकड़ा 500 पार करेगा और इसमें संशोधन किया जाएगा इस लाइन, ठीक है। दूसरा बोल रहा 60 से कम नहीं होने चाहिए। अब 60 से कम है, लेकिन फिर भी कई जगह, जैसे अभी क्या करें, है? जैसे सबसे पहले बढ़ो गोवा, गोवा में 40 ही है। अभी गोवा छोटा राज्य है, जनसंख्या भी कम है, और जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो भी पुराने लिए जाते हैं, तो उस आधार पर वहां पर कितने हैं? 40 है। मिजोरम में भी 40 है। मिजोरम की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। सिक्किम में तो 32 है खाली। सिक्किम में कितनी है? और यूनियन टेरिटरी की बात करूं पुदुचेरी, तो वहां तो 30 ही है। तो भाई जब ये ऐसा होता है तो वहां पर ये बोला जाता है कि ठीक है, अपवाद है, 60 से कम नहीं हो सकते, पर क्या करें, जब जिस राज्य में जनसंख्या ही नहीं है उस राज्य में 60 कैसे करें हम? जनसंख्या के आधार पर होता है एमएलए का चुनाव भी, है ना। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अगला दूसरा आर्टिकल 170 के खंड 2 में क्या रखा कि प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। यानी एक पर्टिकुलर जनसंख्या पर ही एक एमएलए क्या होता है, चुना जाता है ना। इसीलिए आप देखते होंगे कि जैसे हमारा जो है पर्वतीय राज्य है, अब ऊपर पहाड़ों से माइग्रेशन नीचे की तरफ हो रहा है, मैदानी इलाकों की तरफ। तो आने वाले समय में क्या होगा कि मैदानी सीटों में विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी और पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में विधानसभा सीटें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। और ऐसा संसदीय सीटों में भी होना है, लोकसभा सीट में भी, और ऐसा विधानसभा की सीटों में भी होना है, ठीक है। इस चीज को लेकर पहाड़ चिंतित है। पहाड़ इसलिए चिंतित है कि भाई उत्तराखंड राज्य जो है वो पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य की जो अवधारणा थी, वो जो हमारे जो राज्य आंदोलनकारी थे, उन्होंने ये इसलिए बनाया था इस राज्य को कि ऊपर का क्या हो सके, विकास हो सके। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही राज्य का निर्माण हुआ, वैसे ही जैसे ही सड़कें पहुंची, वैसे ही माइग्रेशन की जो स्पीड है वो क्या हो गई, बढ़ गई, और सब लोग क्या होने लगे, नीचे मैदानी इलाकों की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो ऐसे में क्या पर्वतीय राज्यों का विकास संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसको लेकर चिंतित है। तो कई प्रकार की मांगे उठ रही हैं। ये भी हो रहा है कि भौगोलिक आधार पर किया जाए, हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भौगोलिक आधार पर हो। जनसंख्या के आधार पर ही विधानसभा में एक एमएलए एक पर्टिकुलर जनसंख्या के ऊपर प्रतिनिधित्व करता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है।
तो देखते हैं क्या हो सकता है पर्वतीय राज्य हिमालयी राज्यों के लिए। और समस्या यह है कि अगर ऐसा ही प्लान चलता रहा तो, क्योंकि उस तरफ चीन की बॉर्डर लगती है, ऊपर के 3 जो जिले हैं हमारे, वहाँ क्या लगती है, चीन की बॉर्डर। नेपाल के साथ समस्या नहीं, नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध है, लेकिन चीन वाले जो जिले हैं वहां पर दिक्कत हो सकती है। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। वहां पर माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, पलायन मतलब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकार की कि वहीं पर रोजगार उपलब्ध हो, वहीं पर स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह सब उपलब्ध कराया जाए। चलो, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त राज्य में था साध्य हो, यह किसमें कहा गया? आर्टिकल 170 में कहा गया है। 2026 के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी जो जनगणना है वो 2001 की जनगणना के आधार पर चल रहा था, ठीक है। क्या परिसीमन जो हुआ था वो 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था। अब 2026 के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अच्छा, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। वैसे तो ये बोला गया था कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के बाद परिसीमन होगा, लेकिन इतना संभव नहीं है। परिसीमन आयोग बने ही कितने हैं? अभी तक मेरे ख्याल 4 बने हैं, है ना। परिसीमन हुआ कितनी बार है? 4 बार हुआ है, ठीक। तो ये संसद विधि द्वारा अवधारित करेगी कि क्या करना है, पुनः समायोजन कैसा होना है, क्या रीति अपनानी है। और साथ में ये बोला गया, परंतु ऐसे पुनः समायोजन से विधानसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता। विधानसभा के बीच में नहीं कर सकते आप क्या पुनः समायोजन, ठीक है। ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधानसभा के लिए कोई निर्वाचन उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान थी, ठीक है। 2026 के पश्चात, अब ये 2026 बार बार हम पढ़ रहे हैं, ये दरअसल 84वां संविधान संशोधन किया गया था 2001 में। कौन सा? उसमें बोला गया था कि 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े जब प्रकाशित हो जाएंगे तो प्रत्येक राज्य के विधानमंडल की सीटों में पुनः समायोजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जनगणना के आधार पर। इसके आधार पर। और ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन जैसा कि 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किया जा सकता है। मतलब मोटा मोटा ये मैंने बता दिया आपको, इसमें बाकी डिटेल हमने जब हम आगे चलेंगे तो उसमें करना है, ठीक है। अगला आर्टिकल 171 विधान परिषदों की संरचना। किसकी? विधान परिषदों की संरचना। इसमें बोला गया विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। 1/3 से अधिक नहीं होगी। अब ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या 403 है तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 403/3 कर दो। तो 403/3 अगर हम करते हैं तो कितना आ रहा है? 3 1 जा 3 और फिर बचा 10, 3 3 9 और फिर 3 6 12, 134 के आसपास। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद है वहां की सीटें जो है वो 100 रखी गई है। कितनी रखी गई है? पर 134 से ज्यादा नहीं हो सकती। 134 से ज्यादा, मैंने कहा ये सब चेंज होने वाला 2026 के बाद, इसलिए उससे पहले पहले पेपर निकाल लो, दोबारा याद ना करना पड़े, ठीक है। हाँ जी, 2026 के बाद जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होंगे और सब कुछ चेंज हो जाएगा। 2027-28 तक देखेंगे आप, 29 तक की संसद की सीटें, विधानसभा की सीटें सब चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, साथ में क्या कहा गया है कि भैया किसी भी राज्य की विधान परिषद की जो संख्या होगी टोटल, मतलब संख्या मतलब सदस्य संख्या जो होगी, एमएलसी बोलते हैं उनको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसीज, ये इनकी संख्या विधानसभा के यानी एमएलए, टोटल एमएलए बटे 3 से ज्यादा नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 403 और बटे 3 कर दिया हमने, कितना आया? 134। तो 134 से ज्यादा नहीं होगी, पर वहां पर 100 रखी गई है। कितनी रखी गई है? 100 रखी गई है। इतना समझ में आ गया। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। साथ में ये बोल दिया 40 से कम नहीं होगी, इसीलिए
तेलंगाना में जब विधान परिषद बनी तो वहां पर 40 है संख्या। कितनी है? 40 है। जबकि तेलंगाना की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है बताओ भाई? 119। और 119/3 कितना होता है? 3 तिया 9 और 3 9 जा 27। तो ऐसे तो 29 निकल रही है वहां पर, सॉरी 39। तो 39 से ज्यादा नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। लेकिन क्योंकि 40 से कम नहीं होनी चाहिए इसलिए वो भी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, इसलिए वहां पर 39 ना रखकर विधान परिषद में कितने रखे गए? 40 रखे गए। इतना समझ में आ गया? तो कहाँ कहाँ विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश में 100 है भाई, महाराष्ट्र में 78 है विधान परिषद की सदस्य संख्या, बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75 है। कर्नाटक में भी कितनी है? तो बिहार और कर्नाटक की विधान परिषद की संख्या बराबर है, 75-75। आंध्र प्रदेश में 58 है, तेलंगाना में 40 है। ठीक है। वैसे तो विधान परिषद संसद ने मंजूरी दे रखी है कहां पर? राजस्थान और असम को, लेकिन मंजूरी तो मिल गई लेकिन बनी नहीं है अभी तक वहां। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को 1985 में संसद द्वारा पहले समाप्त कर दिया गया था, फिर 2007 में पुनः स्थापित किया गया। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पहले विधान परिषद को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया। पहले थी, फिर हटाया, फिर दोबारा बनाया। तो मैंने कहा आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 1985 में राजीव गांधी जी के समय में संसद ने क्या कर दिया? आंध्र प्रदेश की विधान परिषद का उत्साधन कर दिया और 2007 में फिर दोबारा सृजन कर दिया। मई 2010 में तमिलनाडु की विधान परिषद के पुनः स्थापन हेतु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, किंतु 2012 में उसे वापस ले लिया। अब कायदे से तमिलनाडु बड़ा राज्य है, वहां पर विधान परिषद होनी चाहिए, लेकिन तमिलनाडु का मानना यह है कि कानून पारित होने में अनावश्यक देरी होती है कि विधान परिषद के होने से। भाई दूसरा सदन होगा तो वहां भेजना पड़ेगा ना, दूसरा सदन होगा भेजना पड़ेगा, वो भी टाइम लेगा, फिर वो पास करेगा, फिर बवाल भी हो सकता है कि हो सकता है वो उस पर कहे कि संशोधन करो, ये करो, वो करो। तो अनावश्यक देरी से बचने के लिए कुछ बड़े राज्य क्या करते हैं? विधान परिषद रखते ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अपर हाउस है, कायदे से जैसे सेकंड ओपिनियन होता है ना डॉक्टर का, भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई ऑपरेशन होगा, तो क्या करता है आदमी? सेकंड ओपिनियन लेता है कि भैया होगा कि नहीं होगा। दूसरा डॉक्टर कहता है अरे भैया कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ये तो ऐसे हो जाएगा सही। ऐसे ही मैंने कहा सेकंड ओपिनियन के लिए विधान परिषद होनी चाहिए बड़े राज्य। क्या होनी चाहिए? क्योंकि बड़ा राज्य है, कानून पास करना है, तो सेकंड ओपिनियन भी तो लो। तो विधान परिषद के सदस्यों का भी क्या लिया जाता है? अब अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आर्टिकल कौन सा पढ़ रहे हैं हम? 171। इसके 2 में कहा गया जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड 3 के उपबंध रीति से होगी, कुछ खास नहीं। अब अगला वाला इंपॉर्टेंट है 171 का 3। इसमें एक फॉर्मूला बना दीजिए, आप लिखिए उसको। किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या का, अब ऐसे फॉर्मूला बनाना, 1/3 है ना, फिर 1/12वां भाग, फिर 1/12वां भाग, फिर 1/3, और फिर अब इसको जोड़ो सबको, 1/3, 1/12, 1/12, 1/3 कितना हो रहा है? 1/3 + 1/12 + 1/12 + 1/3 कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 4, 1 + 1 + 4, 4 4 8 तो 10, 10/12, 10/12 मतलब 2 पंजे 10, 2 छके 12, 5/6, 5/6 इसको 1 में से घटाओ, 6 कम 6 यानी 1/6, यानी तो लास्ट में 1/6। तो एक फॉर्मूला बनाइए 1/3, उसके नीचे फिर लिखिए 1/12, फिर उसके नीचे लिखिए 1/12, फिर उसके नीचे लिखिए 1/3, फिर उसके नीचे 1/6। क्या लिखना है? अब इसके आगे याद करना है आपने, शॉर्ट बता रहा हूं मैं आपको याद करने का तरीका। जो 1/3 विधान परिषद में कौन बैठते हैं? तो विधान परिषद में 1/3 सदस्य जो होंगे वो उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। यानी विधान परिषद के अंदर 1/3 सदस्यों को कौन चुनता है?
नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो अपने में से या किसी को चुनते हैं और उनको विधान परिषद में भेजते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर 1/12 लोग कौन होते हैं? तो राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति, तो निर्वाचक मंडल जो किसी राज्य के किसी विश्वविद्यालय कम से कम 3 वर्ष से स्नातक हैं, 3 साल पुराने 3 वर्ष के स्नातक जो होते हैं, और उनके जिनके पास कम से कम 3 वर्ष से ऐसी अर्हता है जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन ऐसे विश्वविद्यालय। अब आपने बोलना ग्रेजुएट्स, क्या बोलना है? जो ग्रेजुएट्स लोग हैं विश्वविद्यालय के, वो लोग भेजेंगे 1/12 लोग। विधान परिषद के 1/12 लोग कहां से जाएंगे? ग्रेजुएट्स भेजेंगे, उस राज्य के विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट्स जो होंगे 3 वर्ष से स्नातक जो होंगे। इतना समझ में आ गया। फिर अगला 1/12 लोग कहां से जाएंगे? माध्यमिक पाठशालाओं, माध्यमिक के शिक्षकों द्वारा, जो कम से कम 3 वर्ष से लगे हुए, 3 वर्ष पुराने जो शिक्षक होंगे माध्यमिक पाठशालाओं के, है ना, माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षण संस्थाओं से जो क्या होंगे, शिक्षक संघ, जो शिक्षक होंगे वो भेजेंगे 1/12 लोग। कहां? विधान परिषद में। फिर 1/3 कहां से जाएंगे? विधानसभा वाले भेजेंगे। कौन भेजेंगे? राज्य की विधानसभा से जाएंगे। और 1/6 कौन जाएंगे? 1/6 नाम निर्देशित किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। क्या होंगे? नाम निर्देशित किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। तो यानी अगर मैं ये पूछूं आपसे कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कौन लोग बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के 1/3 जो लोग हैं वो लोग हैं जिन्हें नगर पालिकाओं, उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों से बने निर्वाचक मंडल ने चुनकर भेजा है। 1/3 वो हो गए। 1/12 कौन है? 3 साल पुराने ग्रेजुएट्स, उन्होंने भेजा है। फिर अगले 1/12 कौन है? माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं के जो शिक्षक हैं, 3 साल पुराने शिक्षक, उन्होंने भेजा है। ठीक है। फिर 1/3 कौन है? विधानसभाओं ने भेजे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को चुनकर भेजा है जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। और फिर 1/6 लोग कौन बैठे हुए हैं वहां पर? राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, 5 क्षेत्र होते हैं राज्यपाल नॉमिनेट करता है। जो राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करता 4 क्षेत्रों से, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, लेकिन राज्यपाल 5 क्षेत्रों से करता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। ये समझ में आ गया। इस प्रकार विधान परिषद की क्या बनती है? विधान परिषद की क्या होती है भाई? संरचना बनती है, स्ट्रक्चर बनता है। तो फॉर्मूला याद रहेगा 1/3, 1/12, 1/12, 1/3, 1/6। और शॉर्ट करना है तो 1/3 नगर पालिकाएं, 1/12 टीचर्स, 3 साल पुराने टीचर्स, सॉरी 1/12 ग्रेजुएट्स, 3 साल पुराने ग्रेजुएट्स, 1/12 3 साल पुराने टीचर्स माध्यमिक शिक्षा से अनिम्न वाले, 1/3 विधानसभा, 1/3 विधानसभा भेजती है और 1/6 राज्यपाल नॉमिनेट करता है। क्लियर हो गया? अरे भैया क्लियर हुआ? आर्टिकल 172 बोलता है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, यानी ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें बोला गया प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से, ध्यान रखना भाई, इलेक्शन हुआ, निर्वाचन आयोग ने क्या कर दिया? सर्टिफिकेट दे दिया, वहां से नहीं गिनते हैं। जिस दिन पहली बैठक होगी, पहला अधिवेशन होगा, वहां से गिनते हैं। तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा, डिसॉल्व हो जाएगी 5 साल बाद। ठीक है भैया। ये इंदिरा गांधी जी ने तो 6 साल कर दिया था। क्या कर दिया था? 6 साल कर दिया था 42वें संविधान संशोधन से।
44वें संविधान संशोधन से फिर दोबारा 6 की जगह पर क्या किया गया, 5 किया गया। तो यहाँ पे 2 संशोधनों को भी याद करने की जरूरत है, एक 42वां 1976 और एक 44वां 1978, है ना। तो जो गलतियां 42वें में हुई थी उन सबको सुधारा गया 44वें में, ठीक है। इसमें बोला गया कि राज्यों के विधानमंडलों की अवधि क्या होगी, प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, ठीक है। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि विधानमंडल की अवधि को कौन बढ़ा, विधानसभा की अवधि को कौन बढ़ा सकता है, आंसर संसद बढ़ा सकती है। कब बढ़ा सकती है, जब आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो। कितना बढ़ा सकती है, एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष, और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। उद्घोषणा जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद 6 मास से अधिक नहीं होगा उसका क्या विस्तार। इतना समझ में आ गया। इसमें लिखा है अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल 172 के 2 में कि राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 83 के साथ पढ़ना है आपने। किसके साथ? 83 में लिखा हुआ राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, और 172 में लिखा हुआ विधान परिषद का भी कभी विघटन नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होती विधान परिषद। लेकिन इसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों में प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे और उनकी जगह पर नए आएंगे। तो विधान परिषदों में भी बिल्कुल राज्यसभा की तरह होता है, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनकी जगह पे दूसरे क्या होते हैं, चुने जाते हैं। इतना समझ में आ गया। अगला लिखा हुआ आर्टिकल 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता यानी क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब आपको विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य बनना है, यानी या तो आपको एमएलए बनना है या एमएलसी बनना है, तो क्या योग्यता होनी चाहिए? तो अभी मेरे ख्याल से आप में से किसी में भी योग्यता नहीं है, क्योंकि 25 और 30 साल के कोई भी नहीं हो आप, है ना। ना तो अभी आप एमएलए बन सकते हैं, ना एमएलसी बन सकते, ना आप, हाँ जी, ना आप एमएलए बन सकते हैं, ना आप एमएलसी बन सकते हैं, ना आप मेंबर ऑफ लोकसभा बन सकते हैं, ना आप मेंबर ऑफ राज्यसभा, ना राज्यपाल, ना राष्ट्रपति। इससे तैयारी करो। क्या करो अभी? हाँ, पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि विधानसभा का अगर सदस्य बनना है तो 25 साल होनी चाहिए कम से कम आयु, और विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 साल होनी चाहिए, है ना। लोकसभा का बनना है तो 25 साल, राज्यसभा का बनना है 25 साल, राज्यपाल बनना है 35 साल, राष्ट्रपति बनना है 35 साल। तो अभी आप 18, 19, 20, 21, 22 में हो तो कृपया क्या करें, अभी पढ़ाई करें, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए, चुने जाने के लिए तभी अर्हित होगा, तभी क्वालिफाई होगा जब वह भारत का नागरिक हो। पहली क्वालिफिकेशन तो क्या है? भारत का नागरिक हो। और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है, प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। मतलब जब वो चुन लिया जाएगा तब वो तीसरी अनुसूची में जो शपथ दी गई है उसको ग्रहण करेगा, उस शपथ को, साथ में प्रतिज्ञा करेगा और साथ में हस्ताक्षर करेगा, वो जो प्रारूप बना हुआ होगा। कौन सा? तीसरी अनुसूची में। यानी अगर आप एमएलए बनते हैं तो एमएलए की शपथ जो होगी, एमएलसी बनते हैं तो एमएलसी की जो शपथ होगी उसको करेंगे। और क्या, हाँ, दूसरा साथ में लिखा अगर विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 साल की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का, तो 25 साल और 30 साल का होना जरूरी है। अगर एमएलए बनना है तो 25, एमएलसी बनना है तो 30 साल, ठीक है। अच्छा, उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन विहित की जाए। अब संसद द्वारा बनाई गई कुछ है, जैसे बहुत सारी हैं कि आप पर कोई आपराधिक मामला नहीं चलना चाहिए बड़ा, या जेल वेल में ना रहे हो आप, है ना। साथ में
लाभ का पद ना धारण करते हो, कुछ इस तरह के कुछ संसद ने बनाए हैं, वो बता दूंगा मैं आगे। लेकिन मेन जो आर्टिकल 173 में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ कि भारत का नागरिक हो, विधानसभा के लिए 25 साल का हो, विधान परिषद के लिए 30 साल का हो, और जब आप बन जाओ तो तीसरी अनुसूची में जो आपके लिए शपथ दी गई है उस शपथ को क्या करना है, आपने ग्रहण करना है, प्रतिज्ञा करनी है, उस पर अपने हस्ताक्षर करने। क्लियर हो गया? क्लियर? आर्टिकल 174 राज्य के विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन, सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोपगेशन एंड डिसोल्यूशन, प्रोपगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो इसमें बोला गया कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन का ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जो वह ठीक समझे। अगर राज्यपाल को लगता है कि देहरादून की विधानसभा में सत्र बुलाना है तो वहां बुलाएंगे, और अगर राज्यपाल को लगता है कि गैरसैंण की विधानसभा में सत्र बुलाना है तो वहां बुलाएंगे। ऐसा स्थान इसलिए लिखा हुआ जो वो ठीक समझे, पर अपने आप नहीं समझते हैं वो पहले लोकसभा अध्यक्ष से, सॉरी विधानसभा अध्यक्ष से पूछते हैं, संसदीय कार्य मंत्री से पूछते हैं, है ना। मतलब संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा अध्यक्ष को बताएंगे, विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्षा जो है वो राज्यपाल को बताएंगे, फिर राज्यपाल क्या करेंगे, सत्र को आहूत करेंगे। आहूत करेंगे मतलब बुलाएंगे, आहूत मतलब बुलाएंगे वहां पर जो वो ठीक समझे, और जिस जो समय वो ठीक समझे, जो स्थान वो ठीक समझे, ठीक है। अधिवेशन के लिए आहूत करेंगे, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच में 6 मास से अधिक का अंतर नहीं हो, यानी 2 सत्रों के बीच में कभी भी 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनता है, तो 6 मास से अधिक के अंतर को अंडरलाइन करना है आपने, ठीक है। अगला बोल रखा है इसी में आर्टिकल 174 के 2 में कि राज्यपाल समय समय पर सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेंगे। सदन का इसलिए बोला कि विधानसभा का सत्रावसान कर दिया। जैसे अभी देखा आपने कि विधानसभा का सत्र चला, 1.5 दिन में 2 दिन में खत्म हो गए, सत्रावसान हो गया। क्या हो गया? जबकि सत्र जो है वो लगभग 10-15 दिन चलना चाहिए, 15-20 दिन चलना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, विपक्ष अपने क्वेश्चन उठाए, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, सत्तारूढ़ जो सरकार है वो उसके उत्तर दे, है ना। भाई विपक्ष में जो बैठे हैं वो भी तो आपके प्रतिनिधि हैं। सरकार किसी की भी बनी हो, लेकिन जो विपक्ष में जो बैठे हैं उनको भी तो आपने चुना है। उनके प्रश्न जनता के प्रश्न होते हैं। उनके प्रश्न किसके प्रश्न होते हैं? जनता के प्रश्न होते हैं। तो जनता के प्रश्न प्रतिनिधि के माध्यम से कहां पूछे जाएंगे? विधानसभा में पूछे जाएंगे। उत्तर कौन देगा? मंत्री देंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार सत्र का पहले ही अवसान कर दिया जाता है, बवाल होता है, ठीक है। तो मैंने कहा राज्यपाल समय समय पर सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेंगे, और दूसरा बोला गया विधानसभा को विघटित कर सकेंगे, विधानसभा का विघटन कर सकेगा राज्यपाल। यहाँ पे विधानसभा इसलिए लिखा हुआ क्योंकि विधान परिषद का कभी विघटन नहीं होता है, ये साफ साफ लिख दिया गया है। कहां पर? आर्टिकल 172 के 2 में, इसलिए यहाँ पे बोला विधानसभा का विघटन कर सकेगा। क्लियर हो गया? अगला आर्टिकल 175 है, सदन या सदनों में अभिभाषण कर उसको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, यानी राइट ऑफ अ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस और हाउसेज। आर्टिकल 175 में बोला गया है कि राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा। राष्ट्रपति का भी पढ़ा था हमने ऐसा ही। आर्टिकल 175 को किस आर्टिकल के साथ पढ़ना है? 86 के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है? 86 के साथ, ठीक है। आर्टिकल 175 में लिखा हुआ 2 में कि राज्यपाल राज्यों के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा थोड़ा कठिन होती है, जब आप बुक में जाएंगे तब वो आसान हो जाएगी अपने आप, लेकिन कठिन से आसान की तरफ जाया करो हमेशा। आसान से कठिन बहुत कठिन लगता है, कठिन से आसान बहुत आसान लगता है। समझ में आ गया? इसमें क्या कहने का मतलब क्या है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक यानी बिल, विधेयक मतलब बिल के संबंध में संदेश भेज सकता है किसी एक सदन को या दोनों सदनों को, और जब वो संदेश प्राप्त होगा सदनों को तो वो क्या करेंगे? शीघ्रता से उस पर विचार करेंगे। क्या करेंगे? शीघ्रता से उस पर विचार करेंगे।
अगला, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, इसको आर्टिकल 87 के साथ पढ़ना है। इसमें बोला गया राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, ऐसे ही बिल्कुल डिट्टो हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि हर साल का जो पहला सत्र बैठेगा उसके पहले दिन, और जब भी इलेक्शन होंगे, नई सरकार, नई विधानसभा या लोकसभा जब गठित होती है, लोकसभा गठित होती है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, पहले संबोधन, विशेष अभिभाषण देता है ना। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि यहां पर भी क्या करता है राज्यपाल, विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात जब नई विधानसभा बनती है तो प्रथम सत्र के आरंभ में, और उसके बाद हर साल पहला सत्र जो होता है उसके आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। क्या करेगा? और ये भी ध्यान रखना, वहां पे मैंने बताया था आपको कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण करता है तो उसका अभिभाषण कौन लिखता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखता है। कौन लिखता है? ऐसे ही यहां पर जो अभिभाषण लिखता है राज्यपाल का, वो कौन लिखता है? राज्य का मंत्रिमंडल लिखता है। और क्या होता है इन अभिभाषणों में? उस साल की जो नीतियां होंगी सरकार की वो होती है, कार्यक्रम जो होते हैं उनके बारे में बताता है राज्यपाल। राज्यपाल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता है, राज्यपाल को जो लिख कर दिया जाता है वही अभिभाषण में क्या करता है, बोलता है। इसीलिए राज्यपाल को बाद में धन्यवाद प्रस्ताव देना होता है, और अगर धन्यवाद प्रस्ताव नहीं दिया तो पूरे मंत्री परिषद सहित मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित होना जरूरी है, क्योंकि राज्यपाल ने जो पढ़ा है वो सरकार की नीतियां हैं, और उन नीतियों से अगर सरकार के लोग ही धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब सरकार के लोग सरकार के साथ नहीं है, सरकार के जो एमएलए हैं वो साथ नहीं है, इसलिए त्यागपत्र देना पड़ता है। इतना समझ में आ गया? पता नहीं कितना समझ में आया, मगर बता तो रहे हैं सिर हिला के कि आ गया है। चलो अगला, आर्टिकल 176 के 2 में कहा गया सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। कुछ खास नहीं, समय के लिए उपबंध मतलब समय नियत किया जाता है, आर्टिकल 176 में लिखा हुआ वो, ठीक है। आर्टिकल 176 मेन जो है वो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के लिए है, जो कि हर इलेक्शन के बाद जब पहली जो विधानसभा, नवगठित विधानसभा होती है, तो उसका पहला सत्र जब होता है, विधानमंडल जब नया बनता है विधानसभा, तो पहला सत्र जो होता है उसमें देता है, हर साल पहले सत्र के आरंभ में दे देता है। या तो खाली विधानसभा वाले राज्यों में विधानसभा को, और जहां विधान परिषद होगी तो दोनों को समवेत मतलब एक साथ बिठाकर क्या करेगा, अभिभाषण करेगा। आर्टिकल 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, यानी राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउसेज। इसमें बोला गया प्रत्येक मंत्री और राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, यानी जैसे हमारे उत्तराखंड के सूर्य नारायण बाबुलकर जी महाधिवक्ता, क्या अधिकार है? मंत्री कौन हो गए? जैसे वन मंत्री हो गए, जैसे शिक्षा मंत्री हो गए, राज्य के अंदर यही तो होते हैं, है ना। जैसे वित्त मंत्री हो गए, शहरी विकास मंत्री हो गए, है ना। तो मैंने कहा प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में दोनों सदनों में बोले, क्या बोले, उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, और विधानमंडल की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया बोले, उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है। महाधिवक्ता सदन, किसी भी सदन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, उसकी क्या पावर है, वो किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। कोई समिति जिसमें उसका नाम रिकमेंड किया गया है उस समिति में बोल सकता है, बैठ सकता है, भाग ले सकता है, वोट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं कर सकता। इतना समझ में आ गया? बस इसमें इतना, फिर अगले लेक्चर में मैं आर्टिकल 178 से आगे बताऊँ।